मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने कल के वीडियो में पढ़ा था, समास के प्रथम प्रकार तत्पुरुष समास का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम समास के एक अन्य प्रकार, जिसको कि अव्ययभाव समास के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक करेंगे। और जहां भी आपको कठिनाई मालूम हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बाकी समास के कितने भी प्रकार हैं, जो 4 प्रकार शेष रह जाएंगे, जिसमें द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि रह जाएगा, उसके हम अन्य शॉर्ट वीडियोस बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपको सभी समास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ाऊंगी कि सबसे पहले तो अव्ययभाव समास क्या होता है। तो समास तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना। समास पदों का एक संयोग है। क्लियर। समास के 6 प्रकार होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल अव्ययभाव समास का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसको नाम को देखो, ठीक है। अ, व्यय, फिर उस पे ई की मात्रा पर पहले मूल शब्द को पहचानो। अ उपसर्ग है, वे भाव, ठीक है। तो अ का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। जब भी हम अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट कर देता है ना। व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, स्पेंड करना, ठीक है। अब भाषा के अंदर कौन सा व्यय होगा? मतलब शब्दों का जो मूल रूप है, ठीक है, उसे खर्च कर देना। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अव्यय। अव्यय मतलब उसमें किसी भी प्रकार का खर्च या परिवर्तन ना करना। खर्च तो ऐसा है नहीं कि इस शब्दों को हम खर्च कर दिया जाए, कैसे किया जाएगा? तो अव्यय का मतलब है कि जब वैसे शब्द जिनके ऊपर वचन, लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इतना तो पता है आपको। मैं इसको फिर से आपको उदाहरण समझाऊंगी, आप परेशान मत होइए। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं और इन्हीं को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब मैं इसको एक सिंपल सा तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले तो ये बताती हूँ कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, तो, क्योंकि, यथा, प्रति, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी सूची है, ठीक है। अब इनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका एक उदाहरण दे, ठीक है। एक शब्द है, मैं उससे आपको 3-4 उदाहरण देती हूँ और आप समझ लोगे कि इसके ऊपर कोई परिवर्तन कैसे नहीं आ रहा, चेंज कैसे नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर। अब सुनो, देखो, लेकिन एक शब्द है ना। अब ये एक अव्यय शब्द है। मैं ये कार्य करता, लेकिन मैंने ये कार्य नहीं किया। एक लड़के ने बोला ये शब्द, ये वाक्य, ठीक है। अब इसी वाक्य को यदि एक लड़की बोले, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं ये काम करती, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, कोई फर्क पड़ा? लेकिन शब्द तो लेकिन ही रह गया, लेकिन नहीं हो गया कि गर्ल बोल रही है तो ये लेकिन ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वचन का देखो, मैं ये काम करता लेकिन मैंने नहीं किया, एक वचन। बहुवचन, हम ये काम करते लेकिन हमने नहीं किया, उन्होंने भी यही बोला है, बहुवचन वालों ने भी, है ना, बहुत सारे लोगों ने भी यही बोला है, पूरे ग्रुप ने। जैसे क्लास में दिया जाता ना वर्क, मैम हम ये काम कर लेते लेकिन हमने नहीं किया, तो इसके ऊपर वचन का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्लियर। अब देखो एक अन्य उदाहरण, इसी लेकिन शब्द से मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी कि इसके ऊपर काल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ये काम कल कर लेती लेकिन मैंने नहीं किया, मैं पास्ट टेंस का बता रही हूँ, ठीक है। अब फ्यूचर में हम ये काम करेंगे लेकिन शायद मुश्किल होगी, ठीक है। हम ये काम करेंगे, अब फ्यूचर का बता रहा है, परंतु फिर भी ये लेकिन शब्द लेकिन ही रहा है। ना तो इसके ऊपर टाइम का इफेक्ट पड़ा है, ना समय का, ना वचन का, और न ही लिंग का प्रभाव पड़ा है। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। जैसे पर को लड़की यूज करी तो परी नहीं हो जाएगा, पर का पर ही रहेगा, परी दूसरा शब्द है, ठीक है।
समझ आया? तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भाव समास क्या होगा? समास, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 2 पद होते हैं, तो अव्यय भाव समास की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये अव्यय शब्द ही क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो सदैव अव्यय होता है। क्लियर? यदि आपने पहचान कर ली कि पहला शब्द क्या है? अव्यय है, डेट मीन समास कौन सा होगा? अव्यय भाव। तो पहला पद इसमें प्रधान होता है। क्लियर? और दूसरा पद इतना प्रधान नहीं होता जितना पहला पद प्रधान होता है ना। तो एक बार हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। बेटा आप लोगों को समझ आया? फिर मैं इसके एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगी, ठीक है? इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। मतलब अब पूरे शब्द में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जो मैंने खर्च की परिभाषा दी थी ना, वो इसी अर्थ में दी थी। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, काल, कारक आदि से भी कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे। क्लियर? अव्यय भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे देखो, आजन, लड़का बोलेगा तो भी काल का भी प्रभाव नहीं, वचन का भी प्रभाव नहीं। जन्म भर, अब जन्म भर तो इसका समास विग्रह। आ जन्म में आ जो है वो अव्यय। क्लियर? पहला पद है आ, अव्यय है। अब पूरे शब्द में आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अव्यय भाव। अब मैं इसको देखिए एक और सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। राजपुत्र हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास में, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष था ना, का, के, की, याद आ रहा है? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद आ रहा होगा, है ना? तो अब अगर उसके ऊपर जेंडर का इफेक्ट कैसे पड़ता है? अगर वो राजपुत्री हो जाएगा, राजपुत्री हो सकता है ना, राजपुत्री हो सकता है, तो इसके ऊपर जेंडर का इफेक्ट पड़ गया। अब इसके ऊपर वचन का कैसे इफेक्ट पड़ेगा? राजपुत्रियों, राजपुत्रियों हो गया। इसका मतलब ये अव्यय भाव समास नहीं है। अब इसमें आ जन्म देखो, ये आ जन्मों नहीं होगा, आ जन्म ही रहेगा। ठीक है? आ जन्मो नहीं हो जाएगा। क्लियर? यथा मतियों नहीं हो जाएगा, यथा मति ही रहेगा। प्रतिदिनों नहीं हो जाएगा, प्रतिदिन ही रहेगा। चाहे आप इसका प्रयोग भविष्य काल के लिए करो, भूतकाल के लिए करो, कैसे भी वचन के साथ में करो, ये प्रतिदिन शब्द प्रतिदिन ही रहेगा। क्लियर? तो इसके कारण ये अव्यय भाव समास है। जैसा कि ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि समास के प्रथम पद में आ, यथा, प्रति आदि आते हैं, जहां समास होने पर से आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने, बिना जाने, घर घर, प्रत्येक घर, निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, बेखटके, बिना खटके। अब इसमें जो अव्यय है ना बेटा, आगे जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना, उसमें से कुछ उर्दू के भी हो सकते हैं, कुछ अन्य भाषाओं के भी हो सकते हैं, संस्कृत के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे क्या थे? उपसर्ग। ठीक है? मूल रूप से ये क्रिया विशेषण ही होते हैं। क्लियर? यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। ठीक है? ऊपर दिए गए उदाहरणों में यथा, प्रति आदि सभी शब्द अव्यय। हमें बस क्या लिखना है? अव्यय भाव समास में प्रथम पद सदैव अव्यय होता है। क्लियर? और वही प्रधान भी होता है। ओके, फिर इसके एग्जाम्पल लिख देना और इनके विग्रह करके बता देना। जैसे यथा कर्म, कर्म के अनुसार मतलब सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है? बोलते हैं ना ऐसे, ये जो तुम्हारी लेबोरेटरी में सामान रखा है ऐसे यथाक्रम रख दो। यथाक्रम मतलब सीक्वेंस में रखो, कहाँ पे कौन सी चीजें रखनी चाहिए उसे सीक्वेंस में रखो। यथा नाम, नाम के अनुसार, प्रतिपल, पल पल, प्रत्येक, हर एक, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, निडर, बिना डर के। समझ आया? अब देखो, हर घड़ी, प्रतिमास, हाथों हाथ, सहसा, ये सब भी अव्यय भाव समास के ही उदाहरण है। और देख लो, अकारण, बिना कारण के, धड़ाधड़, जल्दी से, बेरहम, बिना रहम के। अब इसमें देखो, बे जो है ये कौन सा अव्यय है? उर्दू का। ठीक है? बकायदा, कायदे के साथ, बेकाम, बिना काम के। अब ये उपसर्ग का काम भी करे। अगर उपसर्ग में तुम्हें पूछ लिया जाए कि 5 बे उपसर्ग के शब्द बनाओ, तो तुम बना सकते हो। बेकाम, बेलगाम, बेफायदा, है ना? बना सकते हो कि नहीं? बिना काम के, अध्यात्म, आत्मा से संबंधित। क्लियर?
तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अब अव्ययभाव के कुछ अन्य उदाहरण है। निसंदेह, बेशक, बेनाम, बेकाम, बेलगाम, भरपेट, भरपूर, रात भर, दिन भर, रातों रात, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, साफ साफ, बिल्कुल साफ। तो ये हमारा टॉपिक अव्ययभाव समास का कंप्लीट हो गया और आई होप बेटा आपको समझ भी आया होगा। ओके, धन्यवाद।